हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जहां पे मेटल की ऑक्सीडेशन हो और नए लिगेंड की एडिशन हो, उन्हीं को हम ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस बोलेंगे। जर्नल रिएक्शन देखो, यहाँ पे Ml4 कोई कॉम्प्लेक्स है, AB पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है। एडिशन होगी दो लिगेंड की यहाँ पे, एंड फॉर्मेशन रिजल्टिंग प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। प्रोडक्ट में आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है बाय 2, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की भी इंक्रीज होती है बाय 2। अगर हाइपोथेटिकली हम मान ले कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3। अब कौन से कॉम्प्लेक्सेस ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस शो कर सकते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके पास वेकेंट साइट प्रेजेंट हो, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके पास 2 वेकेंट साइट्स प्रेजेंट हो, जो कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स हो, वो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। इसमें मेनली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, जो 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस हो। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं, बट ये कब शो करेंगे? मतलब इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इसमें होगा कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो ये चेंज होगा 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। यहाँ से लिगेंड डिसोशिएट होगा और उसके बाद ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी। मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, मतलब मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी मेटल के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा रेट होती है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मेटल अगर किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ लगा हुआ है, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है। ये हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया पिछले वाला लेक्चर। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। यहाँ पे कोर हीर, तो ये आ गया 9 + 2 + 4 + 1। ये क्या है? 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम यहाँ पे। x - 2, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे +1। मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है। 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आएगी इसकी ज्योमेट्री, आप फाइंड आउट कर सकते हो। मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन हाइड्रोजन का, कार्बन कार्बन का, या फिर ऑक्सीजन कार्बन का। यहाँ पे ये ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड पोलर इन नेचर है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये दोनों लिगेंड ये क्या होने चाहिए? ट्रांस टू ईच अदर होने चाहिए। पोलर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना यहाँ पे, मतलब ये दोनों लिगेंड ट्रांस टू ईच अदर आएंगे। बाकी स्ट्रक्चर आपके क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि आयोडीन आयोडीन ट्रांस टू ईच अदर है या सिस टू ईच अदर है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपके पास ये आ गया, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो। मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हो रहा है बाय 2, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज हो रही है बाय 2। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस रिएक्शन। आज हम सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो, ये 30 जिराफ आ रहा है, मतलब यहाँ पे स्कैडियम टाइटेनियम, मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, प्लस यहाँ पे 5, अगर हेप्टेसिटी 5 है, 10 आ गया यहाँ पे, एंड +1 + 1 2, मतलब ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। एक कंडीशन तो फुलफिल हुई। अब यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो मेटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, तो कौन से टाइप की रिएक्शन होगी? यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस रिएक्शन। अब सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस रिएक्शन में क्या होगा वो हम देखेंगे।
ठीक है, मेटल यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस रिएक्शन की, कि मेटल शुड बी इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कौन से कॉम्प्लेक्सेस सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस रिएक्शंस दिखा सकते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। एग्जाम्पल के लिए Gr+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Sc+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, La+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली यहाँ पे आनी चाहिए D0, जहाँ पे D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है मेटल की, मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस नहीं होगी। ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, बेंजीन के साथ रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस रिएक्शन होगी। और सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है स्टेप बाय स्टेप, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले बेंजीन आएगा, यहाँ पे एडिशन होगी सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स की तरह, यहाँ पे एडिशन होगी बेंजीन की, और उसके बाद 4 मेंबर्ड रिंग मिलती है। ट्रांजिशन स्टेट में 4 मेंबर्ड रिंग मिलेगी। कैसे मिलेगी? देखो मेटल है, मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो यहाँ पे इंटरेक्शन हो सकती है इन दोनों की, एंड इस कार्बन एंड मेटल की इंटरेक्शन हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे ये इंटरेक्शन होगी ये वाले कार्बन के साथ मेटल की, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इंटरेक्शन होगी मिथाइल के साथ, बाकी लिगेंड वैसे ही रहेंगे, Cp2Cl, 4 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हुई है। ये ट्रांजिशन स्टेट में 4 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हुई है। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा सकते हैं, और प्रोडक्ट्स आपको कुछ ऐसे मिलेंगे। Gr आ गया, यहाँ पे Cp2 है, Cp2, यहाँ पे एक रिंग आ गई, इलेक्ट्रॉन काउंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे Cl है वो वैसे ही रहेगा, और साथ में एक और प्रोडक्ट मिलेगा आपको CH4। सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस रिएक्शन में CH4 भी प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब चेंजेस क्या आ रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, वो भी देख लेना। इलेक्ट्रॉन काउंट सेम रह रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, सेम वे से रिएक्शन प्रोसीड करवाओगे आप। Cp2 है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट देख लो, कंडीशंस फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। Sc+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन तो यहाँ पे होगी नहीं, बेंजीन के साथ रिएक्शन हो रही है, तो सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस रिएक्शन होगी। यहाँ पे आ गया CH3, और यहाँ पे ये आ गया। फर्स्ट स्टेप में कुछ ऐसे मिलेगा आपको, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। सो इसकी इंटरेक्शन हो जाएगी, इसकी इंटरेक्शन होगी, 4 मेंबर्ड रिंग मिल जाएगी। यहाँ पे इंटरेक्शन होगी मेटल के साथ Sc, एंड यहाँ पे CH3, इसकी इंटरेक्शन होगी हाइड्रोजन के साथ। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे। जो Cp2 है वो तो वैसे ही रहेगा, एंड आपको फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसे मिल जाएंगे। Sc, Cp2, मिथाइल की जगह पे फिनाइल रिंग आ गई है, एंड CH4 सेकेंड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन भी अब आप कर सकते हो, प्रोडक्ट इजीली लिख सकते हो। अब नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस की तरफ चलते हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस, दे आर रिवर्सिबल टू ईच अदर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, रिवर्सिबल टू ईच अदर है, मतलब अगर आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन आती है तो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन आप इजीली कर सकते हो। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो किसके ऊपर अटैक करेगा? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव
एलिमेंट है उसके ऊपर अटैक करेगा, उसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और सबसे पहले क्या होगा MLN, यहाँ पे मेटल और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से B नेगेटिव बाहर निकलेगा, B नेगेटिव बाहर निकल रहा है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव है तो मेटल और B के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में। अब रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा आपके पास। अब ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में मेटल इलेक्ट्रॉन रिच था, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच था तो यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा क्योंकि रिवर्सिबल टू ईच अदर है। तो यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो सबसे पहले जो स्टेरिकली मोर हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है वो वाला ग्रुप बाहर जाएगा, वो वाला लिगेंड बाहर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, उसके बाद ये B लगा हुआ है और A पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये B बाहर निकल जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये न्यूट्रल हो गया। B नेगेटिव बाहर निकल रहा है तो B नेगेटिव और A पॉजिटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, B नेगेटिव एंड यहाँ पे क्या है B नेगेटिव A पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिल जाएगा LNM एंड AB। अब आप देख सकते हो ये दोनों रिवर्सिबल टू ईच अदर हैं। यहाँ पे जो लिगेंड एलिमिनेट हो रहे हैं वो एनायनिक लिगेंड होने चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड सेकेंड सिस टू ईच अदर होने चाहिए। रिडक्टिव एलिमिनेशन में वही दो लिगेंड मेटल से डिटैच होते हैं या मेटल को लीव करते हैं जो सिस टू ईच अदर हों। अब हम यहाँ पे देख लो ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रही है और इस तरफ को हम देखें तो रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रही है। यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज बाय 2, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज बाय 2। यहाँ पे फॉर्मल चार्ज की बात करें मेटल की तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज बाय 2 होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन के केस में इंक्रीज बाय 2 हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज बाय 2 होगा। सब कुछ रिवर्सिबल चलेगा। कुछ कंडीशंस देख लेते हैं आप रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस की। रिडक्टिव एलिमिनेशन जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है मेटल की रिडक्शन होगी एंड लिगेंड एलिमिनेट होंगे। अगर लिगेंड एलिमिनेट हो रहे हैं मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होता है बाय 2। मेटल की रिडक्शन हो रही है मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज होगी तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज होती है बाय 2। मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में क्या था, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। सिस रिडक्टिव एलिमिनेशन ओनली पॉसिबल। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिडक्टिव एलिमिनेशन में वही लिगेंड एलिमिनेट होते हैं जो सिस टू ईच अदर हों। अगर लिगेंड ट्रांस टू ईच अदर हो मतलब लिगेंड के बीच में एंगल जिनको हमने एलिमिनेट कराना है वो 180 डिग्री है तो वहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं होगी। पाई एक्सेप्टर लिगेंड विल इन्हांस द रेट ऑफ रिएक्शन। रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन का इन्हांस करेंगे पाई एक्सेप्टर लिगेंड। इफ स्टीरिक क्राउडिंग इंक्रीजेज रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज। स्टीरिक क्राउडिंग इंक्रीज होगी मतलब स्टेबिलिटी के लिए क्या करना चाहेगा, लिगेंड्स को एलिमिनेट करना चाहेगा। जितनी स्टीरिक क्राउडिंग बढ़ती जाएगी उतना ही रेट रिडक्टिव एलिमिनेशन का बढ़ता जाएगा। रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन फॉलोज द ऑर्डर। अब ये वाला जो पॉइंट है जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये वाले पॉइंट में क्या है, अगर मैं अभी आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो एक लिगेंड लगा हुआ है मेटल के साथ CH3, दूसरा लिगेंड लगा हुआ है यहाँ पे मेटल के साथ हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिगेंड है और उसके बाद यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल है। रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रही है, बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो रिडक्टिव एलिमिनेशन में रेट किसका ज़्यादा होगा, सबसे पहले CH3H जाएगा। ठीक है, स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। उसके बाद H2 और उसके बाद मिथाइल मिथाइल कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में
2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, मतलब रेंडमनेस इंक्रीज हो रही है, मतलब एंट्रोपी की वैल्यू डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोस्टली सैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो रिडक्टिव एलिमिनेशन शो करते हैं, बट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस भी रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लीगेंड बल्की हो, कंडीशन क्या होनी चाहिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के केस में, लीगेंड बल्की होने चाहिए। मतलब अगर कोई ए बी लीगेंड एलिमिनेट हो रहे हैं यहाँ से, एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, तो ये जो एल एंड एल जो दो लीगेंड है, ये दोनों लीगेंड बल्की होने चाहिए, ठीक है, बल्कि होने चाहिए। और आपको यहाँ पे मिल जाएगा Ml2 प्लस AB। नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट पॉइंट, द रिडक्टिव एलिमिनेशन इज मोस्ट कॉमन इन D8 मेटल, D8 मेटल एंड D6 मेटल में रिडक्टिव एलिमिनेशन कॉमन होती है, और ये कुछ एग्जांपल्स है मेटल के, वो आप देख सकते हो। Cp विल नेवर एलिमिनेट, अब Cp कभी भी एलिमिनेट नहीं होता रिडक्टिव एलिमिनेशन में, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर यहाँ पे हम Cp एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं और आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा CpH, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अब अगर इस मॉलिक्यूल को हम देखें तो दिस इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर, यहाँ पे एरोमेटिसिटी का लॉस हो रहा है, नॉन एरोमेटिक लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन तो हो ही नहीं सकती, इसलिए Cp विल नेवर एलिमिनेट। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे वही लीगेंड एलिमिनेट होंगे जो सिस टू ईच अदर हों, मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो सैचुरेटेड कॉम्प्लेक्सेस है वो ज़्यादातर रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेंगे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस भी शो करते हैं, बट वहाँ पे लीगेंड बल्कियर लीगेंड होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन किसकी होगी? अब सिस टू ईच अदर देखो, सबसे पहले एनायनिक लिगेंड देखने हैं। एनायनिक लिगेंड आ गया आपके पास H एंड Cl, सो यहाँ पे H2 बाहर निकलेगा, या फिर ये दोनों भी सिस टू ईच अदर ही हैं, HCl बाहर निकलेगा। यहाँ से स्टेबल मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। HCl की बात करें तो पोलर इन नेचर है, पोलर इन नेचर है मतलब मोर रिएक्टिव होगा, तो यहाँ से H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। PPH3 ट्रांस टू ईच अदर हैं, तो ये ट्रांस टू ईच अदर ही रहेंगे, H3 एंड COCl जो सिस टू ईच अदर थे वो ट्रांस में आ गए, जैसे हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन करी थी उसी का रिवर्स कर रहे हैं। यहाँ पे मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब मेटल की रिडक्शन हो रही है, साथ में H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है, मतलब सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, तो ये रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे HCl सिस टू ईच अदर है, CH2 CH3 एंड H ये दोनों भी सिस टू ईच अदर है। यहाँ से भी HCl बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि पोलर इन नेचर है, मोर रिएक्टिव होगा। यहाँ से भी ये CH2 CH3 एंड H इथेन मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है, इथेन मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एंड बाकी आपके पास जो लिगेंड बचे उनको लगा दो। PPH3 न्यूट्रल लिगेंड है, PPH3 आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ जाएगी, रिएक्टेंट की +3 थी, प्रोडक्ट की +1 आ जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रही है। यहाँ से इथेन मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आप, ये आपके पास दिया हुआ है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, तो मैंने आपको बोला था स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस भी रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन दिखा सकते हैं। कब दिखाएंगे? जब इनके साथ ये जो लिगेंड लगे हुए हैं ये बल्कि हो, फिनाइल 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 बल्कि लिगेंड लगे हुए हैं, मतलब यहाँ से इथेन बाहर निकल जाएगा, इथेन बाहर निकल जाएगा, और बाकी आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिख ही सकते हो। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ तो PD ये आ गया, PPH2 PPH2 PPH2, यहाँ पे ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, ठीक है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, साथ में इथेन मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो,
यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा? जो स्टेबल मॉलिक्यूल है, सिस टू ईच अदर है, वही रिडक्टिव एलिमिनेशन में बाहर निकलेगा। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं मेटल की। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है। I2 की भी रिडक्टिव एलिमिनेशन हम सोच सकते हैं। अगर हम यहाँ पे CH3COI की रिडक्टिव एलिमिनेशन कराएं तो कैटलिस्ट की रीजनरेशन होगी। कैटलिस्ट के बारे में, कैटेलिटिक साइकिल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे समझ लो ये क्या है, मोनसेंटो कैटलिस्ट की रीजनरेशन हो रही है, मतलब यहाँ पे CH3COI की ही रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी। इसमें होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब यहाँ पे भी होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि पहले कॉम्प्लेक्स की मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रही है, आपको ए प्रोडक्ट मिलेगा, उसके बाद ए प्रोडक्ट की रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रही है, तब हमें प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलेंगे ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो सकती है इजीली। और पोलर बॉन्ड है तो कौन सी ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी? ट्रांस ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी। यहाँ पे Me आ जाएगा, यहाँ पे I आ जाएगा, यहाँ पे जो PPH3 है, PPH3 आ गया, यहाँ पे मिथाइल एंड यहाँ पे मिथाइल। ठीक है, अब रिडक्टिव एलिमिनेशन कराने के बाद प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे सिस में मिथाइल भी देखने को मिल रहा है एंड मिथाइल आयोडाइड भी देखने को मिल रहा है। मिथाइल आयोडाइड पोलर इन नेचर होगा, पोलर इन नेचर होगा मतलब मोर रिएक्टिव होगा, तो स्टेबल प्रोडक्ट जो है, स्टेबल जो प्रोडक्ट यहाँ से निकलेगा वो इथेन होगा, CH3CH3, मिथाइल आयोडाइड नहीं होगा। मतलब जिसकी हम एडिशन करा रहे हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन में, वो एज अ बाय प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे लिख दो, यहाँ से ये मिथाइल बाहर निकल जाएगा, या फिर ये वाला मिथाइल आप बाहर निकाल सकते हो। PPH3, यहाँ पे भी PPH3 आ जाएगा, और यहाँ पे Me आ जाएगा एंड यहाँ पे I आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो MECl, CH3Cl बाहर निकलेगा, या फिर MESI, Me3 टेट्रामिथाइल सिलेन बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अगेन स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। ये पोलर इन नेचर है, अगर हम CH3Cl की बात करें ये पोलर इन नेचर है। टेट्रामिथाइल सिलेन की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए ये बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो स्टेबल मॉलिक्यूल ही बाहर निकलता है, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? SiMe4 बाहर निकलेगा। ठीक है, बाकी आप प्रोडक्ट अब इजीली लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे Cp दिए हुए हैं, सिस पोजीशन पे Cp एंड हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन और ये इथेन भी दिया हुआ है। अगर हम Cp एंड हाइड्रोजन को बाहर निकालना चाहें तो मैंने आपको बताया था ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक की तरफ चला जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी तो डिक्रीज हो रही है, स्टेबल प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल रहा है। अगर यहाँ पे इन दोनों को बाहर निकालना चाहें तो ये भी अनस्टेबल स्पीसीज बाहर निकलेगी। सो यहाँ से कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा? यहाँ से H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, बस रिडक्टिव एलिमिनेशन में आपको देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, FeCO5 रिएक्शन हो रही है सोडियम के साथ, तो ये हम बिल्कुल रिवाइज करेंगे, जहाँ से स्टार्टिंग से हम रिएक्शंस करने लगे हैं वो रिवाइज करते हैं। FeCO5 की रिएक्शन हो रही है सोडियम के साथ, मतलब यहाँ पे रिडक्शन होगी और A आपको मिल जाएगा FeCO4 होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मेटलेट कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, और उसके बाद रिएक्शन हो रही है MeCO_Cl के साथ। अब ये मेटलेट कॉम्प्लेक्स है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं, बेस की तरफ भी एक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से यहाँ पे अटैक होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पे यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पे शिफ्ट होंगे और ये बाहर निकल जाएगा, Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा।
ये आपके पास आ गया A एंड B क्या आएगा, यहाँ पे CO4 है वैसे ही रहेंगे, Fe आ गया और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड O Me आ जाएगा। अब ये स्टार्टिंग 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स था, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही आना चाहिए एंड ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आना चाहिए, मतलब होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगेन नेगेटिव चार्ज आ गया, अगेन नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये बेस की तरह या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। सो नेक्स्ट हमें सी प्रोडक्ट क्या मिल रहा है ये देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया था बी, CO4 तो वैसे ही रहेंगे, CO4 यहाँ पे ये आ गया डबल बॉन्ड O Me एंड साथ में मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, अब इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, या फिर पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट क्या है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही है, हीटिंग कंडीशन दी हुई हो सकती है। ठीक है, हीटिंग कंडीशन दी हुई होगी तो यहाँ से सिस में जो मॉलिक्यूल है वो बाहर चले जाएंगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी, यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, FeCO4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा MEC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है, कोई भी स्टेप आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगेन FeCO5 की रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ, तो टर्मिनल कार्बोनिल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। यहाँ पे CO4 आ जाएगा, इसको क्या लिखोगे, ये OH नेगेटिव अटैक करेगा टर्मिनल कार्बोनिल पे, C डबल बॉन्ड ONH आ जाएगा। ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही आना चाहिए, मतलब होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे एगोस्टिक इंटरैक्शन होती है, मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो FeCO4 यहाँ पे आ गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से हीटिंग कंडीशन दे रहे हैं तो CO2 बाहर निकल रहा है, मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही आना चाहिए, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, हाइड्राइड है, मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, तो यहाँ पे H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक ही सिग्नल मिलेगा और उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब फर्दर रिएक्शन हो रही है MnO2 के साथ, तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स आएंगे, यहाँ से H2 बाहर निकलेगा एंड लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर आपको मिलता है Fe3CO12 मिलेगा यहाँ से। और उसके बाद फर्दर सोडियम दिया हुआ है, सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन होगी, यहाँ पे क्या है, रिडक्शन होगी। अब मेटल बॉन्ड कितने हैं, इसमें 3 मेटल बॉन्ड है, तो रिडक्शन के लिए 6 सोडियम मॉलिक्यूल यूज होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा FeCO4 और होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा ना, क्योंकि ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही होगा एंड ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही आना चाहिए। उसके बाद फर्दर रिएक्शन हो रही है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है, बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, ET न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे, Cl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा FeCO4 एंड यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड OET, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही आना चाहिए, मतलब होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे भी। और फर्दर किसके साथ रिएक्शन हो रही है, यहाँ तक ये हमने E प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, E निकाल लिया। अब ये अगेन होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मेटलेट कॉम्प्लेक्स है, तो फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा सकता है, SN2 टाइप रिएक्शन यहाँ पे दिखा सकता है। मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगी तो CO4 तो वैसे ही रहेंगे एंड यहाँ पे Fe आ गया और उसके बाद डबल बॉन्ड ET आ गया एंड यहाँ पे आ गया आपके पास Me। अब ये दोनों सिस पोजीशन पे दिए हुए हैं, तो क्या होगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है, यहाँ पे हीटिंग कंडीशन दी हुई हो सकती है, तो इसकी क्या होगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी, FeCO4 आपको मिल जाएगा एंड यहाँ पे MEC डबल बॉन्ड OET कीटोन मॉलिक्यूल मिल रहा है प्लस FeCO4। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हमने सारी रिवाइज कर ली।
अब नेक्स्ट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, लीगेंड्स स्टेरिकली हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब बल्कि लीगेंड है, तो यहाँ भी रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है। CH4 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, CH4 बाहर निकल गया, ठीक है। और बाकी आप ये वाला प्रोडक्ट इजीली लिख सकते हो। नेक्स्ट रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये मैंने आपको बताया था, स्टेरिक क्राउडिंग अगर इंक्रीज करती है तो रेट भी रिडक्टिव एलिमिनेशन का इंक्रीज करेगा। बाई एक्सेप्टर लीगेंड इन्हांस करते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन को। दूसरा ये कौन एंगल वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हुए हैं। इफ कॉन एंगल और बाइट एंगल इंक्रीज होता है तो रिडक्टिव एलिमिनेशन भी इंक्रीज होती है। अब कॉन एंगल और बाइट एंगल क्या होता है, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे। कॉन एंगल जैसे ही इंक्रीज होगा स्टेरिक क्राउडिंग भी इंक्रीज होती है, और अगर स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीज होती है दैट मीन्स रिडक्टिव एलिमिनेशन भी का रेट भी इंक्रीज होगा। कौन एंगल, ये मेटल और लिगेंड के बीच का एंगल है। ये वाला एंगल है 76 डिग्री का, ये वाला एंगल है 87 डिग्री, एंड ये वाला एंगल है, जैसे जैसे रिंग साइज इंक्रीज हो रहा है एंगल भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये एंगल आपको दिया नहीं होगा, ये आपको पता करना होगा कि कहाँ पे एंगल ज़्यादा है। जहाँ पे ये वाला एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है, ये वाला एंगल ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे स्टीरिक क्राउडिंग ज़्यादा हो जाएगी। ये स्टीरिक क्राउडिंग ज़्यादा होगी मतलब अब ये पास में आ गए, ये पास में आ गए, तो ईजिली ये एलिमिनेट हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन भी इंक्रीज होगा। ये आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया C। जहाँ पे कौन एंगल कम है वो मोर स्टेबल है, वो क्या है, मोर स्टेबल है। और जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन का रेट कम होगा। यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये वाला एंगल कम है, इन दोनों के बीच में उतनी ज़्यादा हिंड्रेंस हो नहीं रही। यहाँ पे ये वाला एंगल ज़्यादा है, मतलब इन दोनों के बीच में स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो ये पास में आ जाएंगे और यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन ईजिली हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होगा, C में सबसे ज़्यादा, देन B, देन आपके पास A आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, हमें रिडक्टिव एलिमिनेशन का ऑर्डर ही फाइंड आउट करना है। A आ गया, B आ गया, C आ गया। जैसे जैसे यहाँ पे तो रिंग साइज बढ़ रहा है, मतलब कौन एंगल किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, कौन एंगल इसका ज़्यादा होगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो हमने देखा था, ये कौन एंगल आता है 87 डिग्री, ये आता है 1110 या 111 के आसपास। एंड ये वाला, अब हमें ये वाला एंगल देखना है, मेटल और लिगेंड के बीच का एंगल है, ये कौन एंगल है, और ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 140 डिग्री का, ठीक है। सो जैसे कौन एंगल बढ़ा वहाँ पे यहाँ पे स्टीरिक क्राउडिंग बढ़ जाएगी, ये पास आ जाएंगे और ये इजीली इनकी एलिमिनेशन हो जाएगी। यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन का ऑर्डर देखो तो कुछ ऐसा ही होगा, कौन एंगल इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन भी इंक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो मेटल कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मेटल और लीगेंड के बीच का कौन एंगल अब 180 डिग्री के आसपास आ गया है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन एंगल बढ़ा तो रिडक्टिव एलिमिनेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। अब रिडक्टिव एलिमिनेशन किसकी होगी, एनायनिक लीगेंड्स की होगी। Me एंड H, मीथेन यहाँ से बाहर निकलेगा, मीथेन बाहर निकलेगा, बट CH3 एंड H ये क्या है, ट्रांस टू ईच अदर, ये क्या है, ट्रांस टू ईच अदर 180 डिग्री पे है। दैट मीन्स यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं होगी, ठीक है। सो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स करा दिए। अगर हम ये वाला एग्जांपल लें और इसकी अगर हम ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कराना चाहें, CH3I के साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। अब यहाँ पे I आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है, इथेन एलिमिनेट हो सकता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस को लेके। जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझाने की ट्राई करी है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।